हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान। मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ ढाका बांग्लादेश में। आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या क्या डिजीजेज होते हैं और न्यूमोनिया तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। राइट, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, सॉरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दो पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहाँ तक होता है? नोज से लेके एबव लाइरेंस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा और बिलो लाइरेंस होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब क्या क्या डिजीज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होगा और क्या क्या डिजीज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होगा। अपर ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में लाइट होता है, कॉमन कोल्ड हो जाएगा, आप तो ओटीज मीडिया हो जाएगा, उसके बाद फेरेंजाइटिस हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, आपको क्रोपस हो जाएगा। और एक है आपको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसमें आपको न्यूमोनिया हो जाता है, ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है और आपको ब्रोंकियल लंग्स एब्सेस हो जाता है। तो ये दो डिजीज़ मतलब कि अपर में हुआ तो ये डिजीज़ कॉमन है और लोअर में हुआ तो ये डिजीज़ आपके लिए कॉमन है। अब आते हैं क्या ये मतलब कि बच्चे में, ठीक है, अंडर 5 ईयर में कौन सा ऑर्गेनिज्म ये आपको क्या बोलते हैं ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। देखिए बच्चे में वायरल के कारण ज़्यादा चांस होता है ये डिजीज होना, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो वायरल में भी अब क्या किस चीज़ कारण होता है? एक है रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, रीनो वायरस, इन लोग के कारण होता है। और एक है बैक्टीरियल जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड स्टेफाइलोकोकस ओरिस, ये लोग के कारण यहाँ पर मतलब ये लेकिन बच्चे में वायरल के कारण इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वायरल में आप लोग पता है ये रीनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। अब आते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना, क्यों होता है, मतलब कि बचपन में बच्चों में कॉमन क्यों है? ये पहला रीजन। यहाँ पर रीजन है ये आपका क्या बोलते हैं ये मिसेल्स का इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली, उसके कारण हो सकता है, या आप तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के कारण हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, या ओवरक्राउड या अनहाइजीन प्लेस में आप हमेशा रहते हैं उसके कारण ये हो सकता है, या आप क्या बोलते हैं विटामिन ए के क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं उनके कारण हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्यों ये सबसे बचना है, ये सब चीज़ें जो आपको रेस्पिरेटरी से कम डिजीज हो। देखिए अब है ना एक चीज़ और, कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन और एक होता है कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए इसमें कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन में और कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में एक ये डिफरेंस है। ब्रोंकियल अस्थमा है ना रेस्पिरेटरी इलनेस में आएगा, लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में अस्थमा काउंट नहीं होता है, ब्रोंकियल अस्थमा। तो क्या क्या चीज़ आता है क्या बोलते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस इन चिल्ड्रेन में? न्यूमोनिया हो गया, एक्यूट लायरेंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। अब आता है कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है न्यूमोनिया हो गया आपका, एक्यूट लायरेंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस हो गया, उसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा इसमें नहीं होता है, ये याद रखिएगा। दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, बस इसमें ब्रोंकियल अस्थमा नहीं होता, उसमें ब्रोंकियल अस्थमा होता है। तो ये आपका मेन चीज़ है। अब है मेन चीज़, कैसे आप यहाँ ब्रेथिंग, फास्ट ब्रेथिंग हो रहा है या नॉर्मल ब्रेथिंग है, कैसे पहचानिएगा? एक बच्चा 0 से 2 मंथ के नीचे, मतलब 0 to less than 2 month, उसका ब्रेथिंग 30 to 59 है ब्रेथ पर मिनट, इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों काउंट होता है यहाँ पर। ठीक है, आपका है तो क्या बोल दोनों मिलते मतलब 1 काउंट होगा, मतलब इनहेलेशन एक्सेलेशन मिला के 1, तो मुझे ये आपका 1 काउंट हुआ। ठीक है, ऐसे 30 to 59 के बीच में ब्रेथ पर मिनट है तो वो आपका नॉर्मल है, लेकिन 60 और मोर देन 60 ब्रेथ पर मिनट है तो उसको बोला, उसमें मतलब कि आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है फास्ट ब्रेथिंग के कारण।
फास्ट ब्रीथिंग हो रहा है उसका। उसके बाद 2 मंथ टू लेस देन 1 ईयर, 2 मंथ के बच्चे से लेके 1 साल के कम बच्चे तक, 1 साल के कम बच्चे थे वहाँ पर 49 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल है। और इससे ऊपर मतलब कि 50 और मोर देन 50 तो ये एबनॉर्मल हो गया। उसके बाद आता है आपका मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर टू 5 ईयर, 1 to 5 ईयर, यहाँ पर 1 to 5 ईयर के बच्चों को आपका क्या बोलते हैं 30 to 39 ब्रेथ पर मिनट है। और एबनॉर्मल, ये तो नॉर्मल हुआ, एबनॉर्मल कितना होगा, एबनॉर्मल के लिए हो जाएगा मोर देन 40 और मोर ब्रेथ पर मिनट। तो ये ब्रेथिंग फास्ट ऐसा हो रहा है तो उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो समझ लीजिए, एक बार रिमाइंड कर देते हैं, 0 to लेस देन 2 मंथ चाइल्ड का नॉर्मल होता है 30 to 59 ब्रेथ पर मिनट, उससे ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मल। और उसके बाद क्या बोलते हैं 2 मंथ टू 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, इसका हो जाता है 30 to 49 ब्रेथ पर मिनट, और मोर उससे होता है तो एबनॉर्मल। और 1 to 5 ईयर के में होता है 30 to 39 ब्रेथ पर मिनट, और इससे मोर हुआ तो एबनॉर्मल होता है। अब एक बच्चा समझिए 1 ईयर है, ठीक है, 1 ईयर का बच्चा है, उसको 2 to 1 ईयर के में काउंट करेंगे या 1 to 5 ईयर में, उसको 1 to 5 ईयर में काउंट करना है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर 2 to लेस देन 1 ईयर, ठीक है, उसको उसलिए काउंट होता है। और बहुत सारे बोलते हैं कि एज क्यों मैटर होता है, बच्चा हम लोग हिस्ट्री लेने जाते हैं तो एज क्यों मैटर, ये सब जैसे फास्ट ब्रेथिंग काउंट करने के लिए और हार्ट बीट, ये सब आप जैसे एज से रिलेटेड में ही आपका एबनॉर्मलिटीज अच्छे से पता चला, इसलिए आपको एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए। देखिए, अब ब्रेथ का 2 साउंड है, एक वीज साउंड है और एक स्ट्रीडोर साउंड है। वीज साउंड तब आता है सब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन, और स्ट्रीडोर साउंड तब आता है इनहेलेशन के टाइम आता है। अब आते देखिए वीज साउंड क्यों, कैसे आप स्टेटो लेते, पेशेंट बोले एक्सेल करने के लिए आपको स्टेटो यूज करिएगा, स्टेटो यूज करने के बाद आपको म्यूजिकल साउंड आएगा। ये साउंड क्यों आता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसीलिए वहाँ पर आपको वीज साउंड सुनाई देता है, इसी कारण के। और ये दो ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट को सुनाई देता है, इसीलिए मेन। और उसका होता है ब्रोंकियोलाइटिस में भी उनको भी सुनाई देता है। और एक है आपका स्ट्रीडोर आप तब सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन लेंगे ना तो आप हर्ष साउंड सुनाई देता, हर्ष साउंड सुनाई देगा ना। ये क्यों होता है, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका लैंड से ऊपर, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ ना, इसके कारण होता है। ये होता है कहाँ पर, ये कौन से डिजीज में होता है, एक्यूट लैरिंगोट्रैकियो ब्रोंकियोलाइटिस में होता है ये, ठीक है, इसके कारण ये होता है। तो आपको वीज एंड स्ट्रीडोर साउंड के बारे में तो पता चल गया है। देखिए, ऑन द बेस एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है 3 हिस्सा में डिवाइड होता है। पहला है सीवियर न्यूमोनिया और वेरी सीवियर न्यूमोनिया और नो न्यूमोनिया, 3 हो गया। वेरी सीवियर न्यूमोनिया अब क्या होता है, यहाँ पर आपको 3 सिम्टम्स नजर आएगा या 3 में से कोई एक सिम्टम नजर आएगा। समझिए कि एनी डेंजर साइन आपको नजर आ गया, उसको आँख बंद करते सीवियर न्यूमोनिया में क्लासीफाइड करते उसको कर देना है। या एक शांत सा बच्चा बैठा उसको ले आप स्टेथोस्कोप से देख रहे हैं, एक्सपायरेशन के टाइम में स्ट्रीडोर साउंड सुनाई दे रहा है। या चेस्ट इन ड्रोइंग हो रहा है, मतलब कि ये चेस्ट है ना, एक्सलेशन और इनहेलेशन टाइम ये इन ड्रोइंग अंदर जा रहा है, इन्वर्जन जा रहा है, इन ड्रोइंग बोलते हैं उसको, तो वो हो रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको एक एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देना है। हम ट्रीटमेंट दवाई का नाम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या देना पड़ता है, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक क्या बोलते हैं, उसको दिया है फीवर है तो पैरासीटामोल दे देंगे, उसको कॉन्वल्जन है तो यहाँ पर आपको कॉन्वल्जन के लिए आप यहाँ पर डायजीपैम दे सकते हैं। और उसके बाद फिर ये है क्या नाम है, उसको वीजिंग साउंड सुनाई दे रहा है आपको, तो उसको आप ब्रोंकोडाइलेटर दे सकते हैं। तो ये आपका हो गया वेरी सीवियर न्यूमोनिया या वेरी सीवियर न्यूमोनिया। ये सब होने के बाद उसको रिफ़र कर देना है हॉस्पिटल में। और एक देखिए, तब आप पेशेंट को देख रहे हैं
सीवियर केस में आप उसको बोलेगा, पेशेंट को बोलेगा ये सीवियर आप हैं, यहाँ से गांव में आप डॉक्टर हैं तो ये आपके पास ये बहुत सारा अच्छा फैसिलिटी नहीं है, तो आप ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट करते लाइक एंटीबायोटिक या डायजीपैम या उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कॉन्वल्जन में डायजीपैम दे दिया, विजिन में ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, उसको रिफ़र कर दिया हॉस्पिटल। तो ये दवाई आपको इसलिए देना ज़रूरी है। अब पेशेंट तो बोलेगा ना कि आप इमरजेंसी है तो जल्दी जाइए, तो वो वहाँ तो नहीं जाएगा, पहले उसको पैसा का इंतज़ाम करना पड़ता है और बहुत सारा सामान वामान लेके ही तो जाएगा ना वहाँ हॉस्पिटल। तो उस टाइम तक बीच रास्ते में उसको कुछ ना हो तो आपको फर्स्ट एड एज ए डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, आपको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो ये मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करिएगा इनमें सीवियर और वेरी सीवियर न्यूमोनिया में। अब आते हैं न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया किसको हुआ है नॉर्मल समझिए, न्यूमोनिया उसको चेस्ट इनड्रोइन होएगा या फास्ट ब्रीथिंग होएगा, फास्ट सांस ले रहा होएगा या चेस्ट इनड्रोइन, ये दोनों चीज़ आपको नजर आएगा। इसमें भी क्या करना है, एंटीबायोटिक आपको 5 दिन के लिए दे देना है एंटीबायोटिक। उसके बाद विजिन हो रहा है तो ब्रोंकोडायलेटर दे देना है, फीवर है तो पैरासीटामोल दे देना है, और मदर को एडवाइस करना है कि इफ़ एनी डेंजर साइन नज़र आया तो आप हॉस्पिटल आ जाइएगा। अब आप बोलेगा कि भाई डेंजर साइन क्या है, डॉक्टर बता क्यों नहीं रहे हो, तो जो ये हम ऐसे आप तो डॉक्टर्स के हिसाब से बताएंगे ना कि यहाँ पे क्या डेंजर साइन है, तो आप पूछिएगा। तो डेंजर साइन ये है, अब तो फीवर डेवलप कर रहा है, फिर से आप सिक हो रहे हैं, कोई खाना पानी वाटर फूड और मेडिसिन खाने के बाद वोमिटिंग हो रहा है आपको, या उसके बाद नॉट एबल टू ड्रिंक, मतलब कि आप इस ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, अनकॉन्शियस हो रहे हैं, ये सब आपका डेंजर साइन है। तो ये सब आपको नज़र आए तो जल्दी से आइएगा डॉक्टर के पास, वो आपको वेरी सीवियर कैटेगरी में फिलहाल करके जो जो ट्रीटमेंट है वो करके आपको भेज देगा एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास एज ए। तो ये अब ये हो गया आपका न्यूमोनिया। अब होता है नो न्यूमोनिया। अब एक नो न्यूमोनिया तो आप कॉमन कॉल पैरासीटामोल फीवर ये सब देते हैं, कफ एंड कोल्ड के लिए होता है। डेंजर साइन तो आपको पता ही है, फिर से बता देते हैं, ये ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता है, फीवर डेवलप करता है, सिक हो जाता है, दवाई या पानी या फूड खाने के बाद वोमिट करता है, या 10-20 बार भी वोमिट करे, लेकिन ये सब खाने पानी और क्या बोलते हैं मेडिसिन के बिना, तो वो इसमें काम नहीं। लेकिन खाना पानी और मेडिसिन खाते वोमिट करे, या खाना खाए वोमिट करे, या कुछ भी करते में से वोमिट करे, तब ये वोमिट काउंट होएगा। अब है ना कि एक माँ बच्चे को लेकर आएगी, अब बोले क्या बोलेगी डॉक्टर को कि इसमें क्या क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे को ये क्या डिजीज हो सकता है सर, तो वो बोलेगी देखिए सर मेरे बच्चे को फीवर है, हाई फीवर है, उसके बाद क्या बोलते हैं हम सांस में प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद क्या बोलते हैं ये कफ आ रहा है, उसका चेस्ट पेन हो रहा है, दूध नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा, पानी पी रहा है तो उल्टी कर रहा है, खाना खा रहा है तो उल्टी कर रहा है, तो ये सब है। तो एक डॉक्टर फिर उसमें क्या करेगा, तो देखे आती फास्ट ब्रीथिंग हो रहा है, इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं जनरल एग्जामिनेशन करेंगे उसको फास्ट ब्रीथिंग नज़र आएगा, चेस्ट इनड्रोइंग नज़र आएगा, उसके बाद साइनोसिस दिखेगा, तो ये सबसे ऑलमोस्ट पता चला कि ये न्यूमोनिया का सिम्टम्स हो सकता है ये है। तो उसके बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन लिखेगा, चेस्ट एक्सरे लिखेगा तो प्लूरा में पानी भरा रहेगा, उसके बाद CBC काउंट लिखेगा, CBC में WBC में प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल रहेगा, ब्लड टेस्ट करेगा तो आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया देखेगा। ट्रीटमेंट, अब इसका मेन है ट्रीटमेंट क्या करेगा, ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक देगा, क्या क्या एंटीबायोटिक देगा, एमोक्सिसिलिन देगा, कोट्रिमोजाजोल देगा, इसमें से दोनों से कोई एक देगा, ठीक है, ओरली, या उसको इंजेक्शन देना, तो इंजेक्शन में देगा एम्पिसिलिन दे सकता है, या उसके साथ जेंटामैसिन दे सकता है, और ये सब के साथ एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकता है।